Hello friends, welcome to recap lecture of chapter polynomials of class 10th। इस लेक्चर में हम पिछले 9 लेक्चर्स में पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। यदि आप पहले से पिछले 9 लेक्चर्स को देख चुके हैं या फिर आप कहीं भी से भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ही आप इस लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले यदि आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछले लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद यहाँ पे आने पर आपको ज़्यादा बेहतर से तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं जो पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करवाया था उसके आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में एक बार आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारा ये था, इफ़ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल ये है इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस वन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए फाइंड के एंड ए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया था और क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर जो है वो एक्स प्लस ए आया, तो हमें के और ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं सॉल्व कराया था पिछले लेक्चर में किसी जी एक्स और पी एक्स इस तरह से मान करके और डिवीज़न एल्गोरिदम पे यूज़ करके। आप चाहें तो अगर वो तरीका आपको ठीक से नहीं समझ में आया हो तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं और जो रिमाइंडर आएगा उसे आप एक्स प्लस ए से इक्वेट कर सकते हैं। यानी इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा इससे तो आपके पास कुछ रिमाइंडर आएगा और उस रिमाइंडर को एक्स प्लस ए के बराबर इक्वेट कीजिएगा और x का जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ x का कोएफिशिएंट होगा, उन दोनों का बराबर करेंगे और प्लस जो भी a टर्म जो भी कांस्टेंट टर्म होगा कांस्टेंट होगा उसे आप a से इक्वेट करेंगे और यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लेंगे और उसे फिर इस कांस्टेंट वाले टर्म में डाल के आप a की भी वैल्यू निकाल लेंगे। आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहा कि आप इस तरीके से आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसे बना दूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पॉलिनोमियल्स के एकदम बेसिक फर्स्ट लेक्चर में मैं जो समझाया था वहाँ से शुरू करके और लेक्चर नंबर 9 तक मैं जाऊँगा और वहाँ जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको कवर करेंगे। और लेकिन एक यहाँ होगा कि हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। एक और लेक्चर इसके बाद आपका पॉलिनोमियल्स का आएगा जो आखिरी होगा इस चैप्टर के लिए और उस लेक्चर में हम जो है वो प्रीवियस 5 ईयर्स के जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे और कुछ और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके नहीं है, कुछ और भी अलग अलग क्वेश्चन जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको भी इंक्लूड करेंगे और कुछ हो सकता है तो एमसीक्यूज़ भी हम उसमें इंक्लूड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है वो मैथमेटिक्स के अलजेब्रा ब्रांच का टॉपिक है और पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन यानी कि मैनी, मोर देन वन, और नोमियल्स का मतलब होता है सिंगल टर्म। मतलब ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि एक से ज़्यादा सिंगल टर्म्स को कंटेन करे उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। पॉलिनोमियल्स होने के लिए एक कंडीशन है, आपको कंडीशन याद होना चाहिए। मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो कैसा होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ना ही वो निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शंस होने चाहिए। यानी कि ये क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होगा एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और कोएफिशिएंट कंटेन करता है और जिसका पावर जो है वो वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, उस तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसके अलावा पॉलिनोमियल्स जो है वो मोर देन वन वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है पॉलिनोमियल में, बट आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल। उसके अलावा अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स की तो पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमारे पास हो सकता है x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूँ रूट एक्स जो है, क्यूब रूट एक्स जो है वो क्या पॉलिनोमियल है, क्यूब रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का पावर 1/3 और ये पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कहीं भी नीचे एक्स दिखे, अगर नीचे एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि उसका पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं रह पाएगा तब।
उसके अलावा हम पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स होते हैं वो सब जुड़े होते हैं किनसे? पॉजिटिव, निगेटिव। जो वेरिएबल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट होते हैं वो पॉजिटिव, निगेटिव और मल्टीप्लिकेशन के साइन से ही बस जुड़े होते हैं। डिवीज़न के साइन से इसलिए नहीं जुड़े होते हैं क्योंकि मैंने जब अभी बोला कि वेरिएबल्स भी होते हैं उसमें, तो वेरिएबल्स अगर डिवीज़न हम बोल रहे हैं तो डिवीज़न जो होगा वो वेरिएबल पे भी अप्लाई होगा। और अगर वेरिएबल जो है वो डिवाइड हो जाए, मतलब वेरिएबल अगर नीचे आ जाए, इसका मतलब है कि एक्स का पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, और तब फिर से ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ सिर्फ जुड़े होते हैं प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन के साइन से। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके अलावा पॉलिनोमियल्स में जो है वो एनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल अगर डिग्री एन के पॉलिनोमियल के जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो होता है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो वन टू ए टू एक्स रेज टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर वन प्लस ए नॉट, जहाँ पे ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है और ए वन ए टू ए थ्री ए फोर से लेकर के ए एन माइनस वन और ए एन सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, यानी ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये जो साइन है ये बिलोंग टू का है, बिलोंग्स टू। ये सारे नंबर जो है वो बिलोंग करते हैं आर से, और आर जो है वो रियल नंबर का सेट होता है। आर लिखने का मतलब है इसके अंदर सारे रियल्स नंबर आ गए, यानी कि ए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन आर रियल नंबर्स, या फिर आप लिख सकते हैं बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट से। चलिए, जैसा डिफिनीशन में मैंने बोला कि पॉलिनोमियल्स एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जो हैं वो दो शब्द से बना है। वेरी और एबल, जो वैरी करता हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, मतलब हुज वैल्यू, जिसका वैल्यू जो हो वो क्या हो? वैरी करता हो, हुज वैल्यू वैरीज, या फिर जिसका वैल्यू जो हो वो अननोन हो और हमें फाइंड करना पड़ता हो, तो वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, इस तरह से हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं एक्सेट्रा में, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और कांस्टेंट अगर हमें नहीं पता है तो कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, जबकि किसी भी गिवन पार्टिकुलर कंडीशन के लिए ए बी सी की वैल्यू फिक्स होती है, जबकि एक्स वाई जेड जो है वो वेरिएबल है, उसके वैल्यू चेंज कर सकती है। उसके अलावा बात करें कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट जैसे कि हम लिखे हुए 3x², तो ये हमारा वेरिएबल है, x² हमारा वेरिएबल है, x² के साथ जो रियल नंबर लगा हुआ है वो उसी को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहते हैं। यानी ये 3 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? x² है। उसी तरह अगर लिखा हो 1/4 x³ तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ x³ का कोएफिशिएंट जो होगा वो 1/4 के बराबर होगा। और अब बात करते हैं टर्म की। तो टर्म जो होता है वो वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिलकर बना होता है। वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिलकर बना होता है। तो वेरिएबल हमारा x है, जैसे कि हम कहते हैं 4x², 3x, 2x³, ये सारे जो है वो हमारे टर्म्स है। ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि 5 जो है वो क्या एक टर्म है? 5 तो एक रियल नंबर है, क्या एक टर्म है? तो आप देखेंगे कि 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि 5 × x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसके साथ भी क्या है? एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप सीधे 5 लिखते हैं या कोई भी रियल नंबर लिखते हैं तो वो भी एक टर्म होगा। उसके अलावा अगर बात करें 0 की, तो 0 भी एक टर्म है और 0 के लिए अलग ही नाम है। उसके बारे में अभी बाद में मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में अभी। तो अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री जो होता है वो डिफाइंड है एज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल मतलब जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी? तो उसकी डिग्री जो उसका वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को कहेंगे हम। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है x³ + 3x² + 4x + 9, तो देखिए इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यानी इसमें जो टोटल टर्म्स है वो कितने हैं? 4 के बराबर है। 4 जो है वो क्या है? यहाँ पे टर्म्स है। और अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पे डिग्री कितने हैं? तो डिग्री देखिए x का ये वेरिएबल, ये जो px हमारे पास पॉलिनोमियल, ये x वेरिएबल में है, ठीक है। और इस x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 के बराबर होगी।
उसके अलावा हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल अगर पी वाई है बराबर है 3x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 7। तो यहाँ देखिए x की पावर हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर, सॉरी यहाँ पी वाई लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे y के टर्म्स में ही होना चाहिए। यहाँ x था तो वेरिएबल x यहाँ, तो यहाँ पे टर्म्स पहले कितने हैं ये देख लीजिए, 1 2 3, यहाँ टर्म्स जो है वो 3 है। और अगर डिग्री की बात करें इस गिवन पॉलिनोमियल पी वाई की, तो इसकी डिग्री जो होगी वो y की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, यानी इसका डिग्री जो होगा वो 4 होगा। एक और बात जान लीजिए, वेरिएबल्स को हम इनडिटर्मिनेट्स भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट्स। इनडिटर्मिनेट्स मतलब जिसका वैल्यू नोन नहीं हो, मतलब अज्ञात। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स की। तो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है 2 बेसिस पे हमें पढ़ना है, पहला नंबर ऑफ़ टर्म्स और दूसरा डिग्री। नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पर अगर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करें हम, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स हुआ, और इसे अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करें, नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करें, तो ये जो है वो हमें जो पढ़ना है वो 3 तरह का पढ़ना है। पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल जहाँ मोनो का अर्थ होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, तो जिसमें एक टर्म हो। उसके अलावा दूसरा हमारा है बाइनोमियल, बाई मतलब होता है 2, यानी जिसमें 2 टर्म हो। और तीसरा हमारा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि ट्राई माने 3, यानी जिसमें 3 टर्म हो। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो कंटेन करे सिंगल टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो, और द पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 2 टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल, यानी कि 2 टर्म्स होने चाहिए इसमें। ट्राइनोमियल द पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स, यानी कि यहाँ 3 टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, वैसे एक से ज़्यादा वाले को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। उसके अलावा दूसरा बेसिस हमारे पास है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो हमारे पास 3x³ है, क्या ये मोनोमियल है? जी हाँ बिल्कुल है, इसमें एक ही टर्म है। अगर हमारे पास 4x² है, ये भी मोनोमियल है। अगर हमारे पास 5x है, ये भी मोनोमियल है। अगर हमारे पास 4 है तो ये भी मोनोमियल है। मैं बताया हूँ 4 भी हमारा एक टर्म होता है, तो 4 भी यहाँ मोनोमियल है। अगर बाइनोमियल की बात करें तो 2x² प्लस 3 यह एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² की, ये भी एक बाइनोमियल है। उसके अलावा 3 प्लस 9x ये भी हमारा एक बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल की बात करें तो 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x ये भी एक बाइनोमियल है। 2x² प्लस 7x प्लस 4 ये भी एक बाइनोमियल, सॉरी ट्राइनोमियल है। ये इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, तो ये भी ट्राइनोमियल। ये बाइनोमियल 2 टर्म वाले और मोनोमियल 1 टर्म वाले। डिग्री के टर्म्स पे भी हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे पास है और हम इसे डिग्री के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुल 4 तरह के पॉलिनोमियल आते हैं, जिसमें से आपको 3 तरह के ही पढ़ना है। पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 1, जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल विथ डिग्री इज इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर की अगर बात करें तो कहीं पे x लिखा हुआ है तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है। 9x लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल। अगर हम 4x² की बात करें तो क्या यह लीनियर पॉलिनोमियल है? तो यह नहीं है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर, जिसे हम डिग्री कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहते हैं, वह 1 नहीं है, 2 है, इसलिए लीनियर नहीं है। अगर मैं t² की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। अगर मैं 7t² की बात करूँ ये भी है। 7y² की बात करूँ ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल की अगर मैं बात p³ अगर मैं लिखा हूँ तो ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री जो है वो 3 है। और अगर मैं x³ की बात करूँ, 7x³ मान लीजिए, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल p है। बाई क्वाड्रेटिक जिसका पावर 4 है, x का पावर 4, 7y का पावर 4, यह भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं इनके जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ पे
ए जो होते हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और ए और बी जो होता है वो क्या होता है, आर रियल नंबर्स। आर रियल नंबर्स। ए क्यों ज़ीरो के बराबर नहीं होता है? अगर ए ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, तो ए एक्स बचेगा नहीं, क्या बचेगा, बस बी बचेगा। तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है तो उसका पावर कितना है, ज़ीरो। तो अब जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा डिग्री। इसका मतलब ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए भी जो है वो रियल नंबर्स हो। उसके अलावा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है और ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी ए ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, और उस समय एक्स की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, वन होगी, तब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए ए ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यूबिक की अगर बात करें तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ यहाँ भी ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी चारों रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक की बात बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यहाँ भी ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, सेम रीज़न। तो ये हमारा किसका था, ये हमारा लीनियर का है जनरल इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। ये हमारा क्यूबिक, और ये हमारा है बाई क्वाड्रेटिक। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए। अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिखना चाहूँ तो 4x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। अगर एक ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ये सब रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी वो जीरो भी हो सकते हैं, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर। यानी कि अगर केवल यहाँ 4x का पावर 4 भी लिखा होता तो यह क्या होता, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता। और उसी तरह क्यूबिक में भी अगर मैं ये सब को जीरो कर दूं और केवल ये 9x क्यूब रहेगा तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ही है जिसकी डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए, यानी कि उसके वेरिएबल का जो पावर है वो 3 के बराबर होना चाहिए। इन सब के अलावा भी हमारे पास दो तरह का पॉलिनोमियल होता है। एक हमारा जैसे कि ये हमने 4 लिखा तो मैं बता चुका हूँ ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ x जुड़ा हुआ है जिसका पावर 0 है। और इस तरह के जो कि रियल नंबर्स होते हैं सीधा, ये जो है 4 के बराबर है, तो जो सीधा रियल नंबर होते हैं उस तरह को हम क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर। यहाँ मैं ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया हूँ, बाकी सारा रियल नंबर जीरो को छोड़ करके, तो इसे हम बोलते हैं नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं इसके डिग्री की बात करूँ तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो ज़ीरो है, यानी इसका डिग्री जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, जबकि इसका ज़ीरोज़ जो होता है वो कुछ नहीं होता है। ज़ीरोज़ ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट NZ, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ नहीं होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ज़ीरोज़ क्या होता है, हालांकि अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो आप समझ रहे होंगे कि ज़ीरोज़ वो रियल नंबर्स होते हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल में डालने पर वेरिएबल की जगह पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ देखिए अगर x की मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ, कोई भी रियल नंबर, तो उसका पावर ज़ीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। आप जानते हैं कि ए कोई रियल नंबर है, उसका पावर ज़ीरो जो है वो किसके बराबर हो जाता है, n की, मतलब कोई भी रियल नंबर। तो मैं कोई भी वैल्यू डालूँ तो उसका पावर जो होगा वो 0 1 के बराबर होगा, यानी 4 इंटू 1 हमेशा क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कोई नहीं होता है, मतलब नो वन, डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही नहीं है एक भी ज़ीरो। उसके अलावा अगर मैं इसके कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ सी कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट है। उसके अलावा दूसरा तरह का हमारा होता है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड किया है, तो इसका मतलब है ज़ीरो के लिए जो बात होगी वो कुछ अलग होगी। तो अगला हमारा है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से डायरेक्ट। ज़ीरो पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ जो है वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब मालूम ही नहीं है। उसके अलावा अगर मैं इसके ज़ीरोज़ की बात करूँ, ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ज़ीरो पॉलिनोमियल ज़ीरो, अगर यहाँ मैं x का पावर ज़ीरो इसके साथ अटैच भी कर दूँ तो मैं कोई भी वैल्यू डालूँ रियल नंबर तो उसका पावर ज़ीरो जो होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि बाद में ये 0 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि फिर ज़ीरो ही, मतलब पॉलिनोमियल किसी भी रियल नंबर x की जगह पे कोई भी रियल नंबर डालने से वो
पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है जीरो पॉलिनोमियल वो हमेशा जीरो रह रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरो जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स जो हैं वो जीरोज हो सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल के, जबकि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी ज़ीरो नहीं होता है। उसके अलावा आप यहाँ देख के ये भी समझ रहे होंगे कि नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है वो किसकी तरह काम करता है, एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। एडिटिव आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में। अगर मैं किसी नंबर्स के बारे में बात करूं तो एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जो किसी नंबर में अगर जोड़ा जाए तो वह नंबर अपनी आइडेंटिटी को नहीं लूज़ करेगा, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा। जैसे कि एडिटिव से समझ रहे हैं एडिशन होना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है ए, अब मैं इसमें कौन सा नंबर जोड़ूं ताकि ये अपने आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेगा, ए का ए ही रहेगा, तो आंसर आपका होगा ज़ीरो जोड़ दीजिए। तो ज़ीरो जो है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है फॉर नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ। और उसी तरह यहाँ ज़ीरो पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो पी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, कोई पॉलिनोमियल अगर हमारे पास एफ एक्स दिया गया है, ठीक है, और मैं अगर उसमें जीरो पॉलिनोमियल जो है वो जोड़ दूं तो एफ एक्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एफ एक्स अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी पॉलिनोमियल्स के रूप में जाना जाता है और है। चलिए बात करते हैं वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब मैं आपसे कहूँ कि एक्स के जगह मतलब पी वन का वैल्यू बताइए, तो पी वन का वैल्यू का मतलब हो गया कि एक्स को 1 से रिप्लेस कर देना, यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। यानी किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी भी गिवन पॉइंट के, अगर हम जनरल पॉइंट का नाम दे दें के, तो वह क्या होगा, तो वह होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at any given point k is the value of polynomial when the variable of that polynomial is replaced by k। यानी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू एट k कोई हमारा रियल नंबर है और k पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू के डाल देंगे, यानी x के जगह पे हम पी एक्स में जो है वो के डाल देंगे और उसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑब्टेंड, जो हमें वैल्यू ऑब्टेंड होगी वही हमारा क्या होगा, वही बराबर होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट के पॉइंट पे वही हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, x के जगह पे वो वैल्यू डाल देना है और वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट हो जाएगा। गिवन पॉइंट जो भी दिया हो, जैसे यहाँ x इज इक्वल पी एक्स बराबर पॉलिनोमियल दे दिया गया था, कहा जा रहा था पी वन का वैल्यू निकालिए, यानी कि गिवन पॉइंट 1 था तो x के जगह पे 1 डाल देना है। अब बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए अगर आपको अगर कहा जाए, अब मैं दूसरा पॉलिनोमियल ले रहा हूँ पी एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास हो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि P1 का वैल्यू बताइए, तो P1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 यानी 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3। और मैं अगर आपसे कहूँ P2 का वैल्यू निकालिए, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि P2 x के जगह पे पॉलिनोमियल में x के जगह पे पॉलिनोमियल में 2 डालने पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो गई। इसका तो हम कहेंगे कि 2 जो था वो क्या था, 2 जो है वो ज़ीरो ऑफ पी एक्स है, मतलब पी एक्स का जो है वो 2 जो है वो 0 है। यानी कि जनरली अगर कहा जाए तो कोई रियल नंबर k इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ पी के इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी रियल नंबर k को हम ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स कह सकते हैं अगर उस रियल नंबर k को उस पॉलिनोमियल में x की जगह, उस वेरिएबल की जगह डालने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आ जा रही है। मतलब जैसे कि इस कंडीशन में देखिए पी एक्स हमारा दिया गया था और x के जगह पे 2 डालने पर पॉलिनोमियल में हमारा वैल्यू पॉलिनोमियल का कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो था वो 0 ऑफ पी एक्स था। उसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ज़ीरोज़ और रूट्स जो हैं वो सेम चीज़ होते हैं, और अक्सर लोग, हालांकि उसमें डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा है ज़ीरोज़ और रूट्स में।
ज़ीरोज़ एंड रूट्स में जो है वो डिफरेंस, मैं भी लेक्चर 3 में ज़ीरोज़ और रूट्स को एक बराबर कह गया था, मतलब बोल दिया था मैं भी कि ज़ीरोज़ और रूट सेम ही होते हैं, हालांकि बहुत छोटा डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास px इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया गया है, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2x प्लस 4 को जो है वो 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x की वैल्यू जो होगी -4/2, यानी कि -2 आ गया। तो -2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 जो है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। और तो हम कहेंगे कि -2 जो है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px है। और रूट्स ऑफ इक्वेशन, जब हम 2x प्लस 4 को 0 के बराबर कर दिए तो ये चीज़ कहलाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। और यह चीज़ जो हमारा था वो क्या था, पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो होता है वो पॉलिनोमियल का होता है। यहाँ जीरो कितना है, जीरो ऑफ px कितना है, -2, यानी हम कहेंगे -2 जो है वो जीरो है पॉलिनोमियल का, और -2 जो है वो रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस वन का। यानी कि जीरो जो होता है वो किसके लिए होता है, पॉलिनोमियल के लिए होता है, जबकि रूट्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए होते हैं। और ये चीज़ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। और यही डिफरेंस है जीरोज़ और रूट्स का। जीरो जो है वो पॉलिनोमियल के लिए हम कहेंगे, और रूट्स जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसलिए अभी पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स में हमें स्ट्रिक्टली जो है वो जीरोज़ का ही यूज़ करना है, रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ करेंगे। और ये बात भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हमें जब भी जीरो निकालना है, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, हमें उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना है। जैसे हमने अभी यहाँ पे लीनियर के लिए जीरो के बराबर किया, और वहाँ से हमें उसका जीरो जो है वो पॉलिनोमियल का मिल जाएगा। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल का, तो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें हम, तो लीनियर पॉलिनोमियल का आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, px इज इक्वल टू ax प्लस बी, जहाँ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। और मैं जब ये लेक्चर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, कट्स या फिर इंटरसेक्ट कह सकते हैं आप, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इसका जो कर्व या फिर ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर जो है वो कट करता है एक्स एक्सिस को। और इसका जो जीरोज़ होगा वो किसके बराबर होगा, इसको हम जीरो के बराबर करेंगे तो ज़ीरो जो आएगा इसका जीरो ऑफ px वो बराबर होगा किसके, -b/a के बराबर होगा। और -b/, और ये कट करता है किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट। और दोनों में क्या, उसका मतलब क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन यही है कि जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और ये ज़ीरोज ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एक बार फिर से देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म हमारा ये होता है, और मैं ग्राफ बना के आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो कर्व था वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार काट रहा था, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा था उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो था वो जीरो ऑफ px के बराबर था। चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। दूसरा हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दूसरा। हम जानते हैं px जो है वो px, इसका जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। मैं x वेरिएबल में लिख रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल में हो सकता है, बस सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अगर इसका ज़ीरोज़ की बात करें तो इसके जो है वो कितने ज़ीरोज़ आते हैं, तो 2 ज़ीरोज़ इसके आते हैं। और हमने ग्राफ बना के आपको बताया था कि ये इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पे ये जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और उन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो ज़ीरोज़ होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो ये जो ज़ीरोज़ होते हैं वो होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट विच कर्व ऑफ px का जो कर्व होता है वो कट्स एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वही गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होता है। उसके अलावा मैं ये भी बताया था कि ज़ीरोज़ जो इसके ज़ीरोज़ होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला था कि दोनों जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल नंबर्स होंगे, और डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा हमारा था इक्वल ज़ीरोज़,
दोनों ज़ीरो जो थे वो क्या होते थे, इक्वल होते थे। और तीसरा था कि नो रियल ज़ीरोज़, मतलब रियल ज़ीरोज़ नहीं आता था। और इस केस में जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो हमारा कर्व बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमारा जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, वो हमारा पाराबोला बनता है, और या तो वो अपवर्ड होता है या तो वो डाउनवर्ड होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अब बात करते हैं। थर्ड नंबर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब जनरल इक्वेशन होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। तो जब हमने इसका कर्व हम बनाए थे तो आप देखे थे कि ये जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा था। 3 से कम में भी कट कर सकता है, मैक्सिमम जो है वो 3 पॉइंट पे कट कर सकता है। तो कट एक्स एक्सिस और इसका जो ज़ीरोज़ था, जब हम ज़ीरोज़ निकाले थे इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर करके, तो वो ज़ीरो और इन पॉइंट्स में क्या रिलेशन आया था, तो ये ज़ीरो जो थे वो थे एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस। उनका जो ज़ीरोज़ था वो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो कट कर रहा था कर्व एक्स एक्सिस को, उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट था उन सारे पॉइंट्स का। उसी तरह अगर कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री n हो, वो क्या करेगा, मैक्सिमम एटमोस्ट जो होगा वो n टाइम्स कट करेगा किसको, एक्स एक्सिस को, n टाइम्स कट्स एक्स एक्सिस को n टाइम्स कट करेगा। और उसके टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होंगे वो n के बराबर होंगे। यानी हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल एक बार कट करेगा, एक ज़ीरोज़ होगा मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक में 2 होगा, क्यूबिक में 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होता है, और n डिग्री अगर है तो मैक्सिमम रूट्स जो रियल रूट्स हो सकते हैं वो n हो सकते हैं। और यही हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी है, जो कि कहता है कि अगर हमारे पास कोई नॉन कांस्टेंट लीनियर वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसकी जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकती है वो n हो सकती है, अगर उसकी डिग्री जो है वो n है। जो कि यही बात है, अगर डिग्री n है तो मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ हो सकती है उसकी वो n हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के रिलेशन, उनके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो बराबर होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और इसका जो ज़ीरोज़ यानी एक्स की जो वैल्यू होती है वो किस के बराबर होती है, माइनस बी बाई ए, जहाँ माइनस क्या है, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट ही बोलिए। और x क्या है हमारा, x जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x के माइनस बी बाई ए के बराबर है। दूसरा इसका एक ही ज़ीरो होता है। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसकी मैक्सिमम जो है दो ज़ीरोज़ हो सकती है। जनरल फॉर्म की बात करें तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो इसका जो होता है वो 2 ज़ीरो होता है, और इनका जो रिलेशन होता है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अगर हम अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ मान लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके, माइनस बी बाई ए के, यानी कि माइनस बी यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके अलावा इसका एक और रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी अगर अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ है तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारा प्रोडक्ट होगा, और ये बराबर होता है सी बाई ए के। सी यहाँ देखिए क्या है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये सी दूसरा, सॉरी दोनों सेम ही है, ये सी और ये सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म, या सिंपली कांस्टेंट लिखिए, ये चूँकि ये खुद ही टर्म है पॉलिनोमियल का। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जनरल फॉर्म जो होता है वो इसका होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी,
जहाँ पे ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका 3 तरह का रिलेशन आता है। पहला सम ऑफ ज़ीरोज़, और आप जानते हैं इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो 3 है, और इसके मैक्सिमम जो है वो कितने रूट्स हो सकते हैं, सॉरी ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, अगर हम 3 ज़ीरोज़ मान लें तो सम ऑफ ज़ीरो जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर हो, और ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ देखिए माइनस बी यहाँ पे क्या है, माइनस, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ए क्या है, तो ए हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि बराबर माइनस डी बाई ए के। और यहाँ देख लीजिए माइनस डी क्या है हमारे पास, तो डी यहाँ कांस्टेंट है, ये रहा डी, और बाय कोएफिशिएंट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो है बराबर होता है माइनस डी बाई ए के, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके अलावा हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि सम करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो ज़ीरोज़ को एक साथ लेना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, और ऐसे 3 बन सकते हैं, और तीनों का क्या करना है, सम। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये बराबर होता है किसके, सी बाई ए के। सी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ सी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे ए क्या है, तो ए हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही है हमारा रिलेशन, और ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि रिलेशन पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम की। डिवीज़न एल्गोरिदम यानी कि किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। तो यहाँ पे पहले हम 2 रूल्स की बात करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला रूल हमारा क्या था, पहला था कि अरेंज करना हमें किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अरेंज द डिविडेंड एंड डिवाइज़र इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें अरेंज करना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा इन ऑर्डर ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना मतलब इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। डिक्रीजिंग पावर मतलब एक्स की पावर जो है वो मैक्सिमम को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और दूसरा रूल हमारा क्या था, दूसरा रूल ये कहता है कि हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड until डिग्री ऑफ रिमाइंडर। हमारे पास कोई 2 पॉलिनोमियल दिया गया है और एक को दूसरे से डिवाइड करना है, तो हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड until डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइज़र। यानी कि ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा डिविडेंड है, यहाँ हमारा कोशेंट, ये हमारा डिवाइज़र, ठीक है। और हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, और हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक, यह हमारा रिमाइंडर, हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक रिमाइंडर की जो डिग्री है, यानी कि रिमाइंडर में जो वेरिएबल है उसका पावर है ज़्यादा है या फिर बराबर है डिवाइज़र से। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ नीचे हमारा एक्स क्यूब आ रहा है अभी कुछ डिवाइड करने के बाद, तो अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ कुछ और प्रोसेस जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक्स आ गया, एक्स प्लस समथिंग आ गया, ठीक है। तो उस समय अब आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डिग्री है वो क्या हो गया है, कम हो गया, और यहाँ का डिग्री ज़्यादा है। जबकि आप तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक यहाँ की डिग्री या तो दोनों आपस में बराबर हो, यहाँ की डिग्री, या फिर यहाँ की जो डिग्री हो वो बड़ी हो यहाँ की डिग्री से। जैसे यहाँ एक्स क्यूब जो था वो बड़ा था, यहाँ का डिग्री 2, यहाँ का 3 बड़ा था, जबकि यहाँ एक्स का पावर 1 हो गया तो 1 और 2 में 2 बड़ा है, अब डिवाइड नहीं हो सकता। इसी को अगर हम पॉलिनोमियल्स फॉर्म में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, तो और एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास जी एक्स, तो हम उसको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे आर एक्स जो है वो या तो 0 के बराबर है और नहीं तो डिग्री ऑफ आर एक्स की जो डिग्री है यानी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या है, छोटी है डिग्री ऑफ डिवाइज़र से, यानी कि किससे, जी एक्स से।
यानी कि डिग्री ऑफ डिवाइजर से छोटा है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। छोटा ही क्यों लिखे, क्योंकि जब ये छोटा हो जाएगा रिमाइंडर, उसके बाद डिवाइड कर नहीं सकते, यानी कि वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, इसी तभी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने लिखा। यहाँ पे आप डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि आर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तभी डिग्री जो होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ आर एक्स या तो 0 हो जाए, यानी कि यहाँ नीचे हमको क्या मिलने लगे, कोई कांस्टेंट टर्म या 3, 4, 5 रियल नंबर मिलने लगे, या फिर यहाँ की डिग्री जो है वो यहाँ की डिग्री से कम हो जाए, तब हम डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, इसका ज़रूरत क्या है डिवीज़न एल्गोरिदम का? तो डिवीज़न एल्गोरिदम का ज़रूरत है हमारे पास, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखे थे जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकाल रहे थे, उनके रिलेशन कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ के भी, तो उस समय हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज़ किया था। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप देखे थे फैक्टराइज़ करना जो है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है और जल्दी आंसर आता भी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप करते जा रहे हैं तो आप सही ही जा रहे होंगे और सही आ ही जाए। इसलिए ये जो है वो डिवीज़न एल्गोरिदम उस जगह पे बहुत हमारे लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि ये हमें मदद करेगा कि इसमें अदर ज़ीरोज़ को फाइंड करने में। इसका यूज़ हमें 2 जगह करना है। पहला कि जब एक ज़ीरोज़ या एक से ज़्यादा 1 और मोर देन 1, जब एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ दे दिया गया हो और हमें फाइंड करना हो क्या चीज़, अदर ज़ीरोज़, फाइंड अदर ज़ीरोज़, और अदर ज़ीरोज़ हमें फाइंड करना हो, उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, फैक्टराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम फ्री हो जाएंगे फैक्टराइजेशन से और हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जिसमें 1 0 भी दिया था और किसी में एक में 2 0 भी दिया हुआ था। तो आप इसमें क्या करते थे, अल्फ़ा हमारे पास मान लीजिए कोई 0 दिया हुआ है तो x माइनस अल्फ़ा जो था उसका फैक्टर था, डिवाइड करते थे तो हमारे पास px जो है वो px को हम फैक्टराइज करते तो भी इस तरह से टूट के आता डिफरेंट फैक्टर्स में। लेकिन यहाँ पे जब हम डिवाइड कर दिए तो हमें आसान हो गया, हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक x माइनस अल्फ़ा आ गया और हमारे पास क्वेश्चन जो आ गया, रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। तो देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, और प्रोडक्ट के, और जब हमें ज़ीरोज़ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, px को जो है वो 0 के बराबर करते हैं, यानी कि px को 0 के बराबर करके इतना फैक्टराइज करना बहुत लेंदी जाता। इसलिए हमने क्या किया, एक हमारे पास ज़ीरोज़ दिया हुआ था तो हम वहाँ से x माइनस अल्फ़ा फैक्टर हो गया और वहाँ से हम डिवाइड किए तो यह प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, रिमाइंडर कुछ है नहीं, 0 है, तो ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। px को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि ये दोनों 0 के बराबर। और अगर अदर ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, जो बाकी है, जो इसके अलावा जो है, यहाँ से तो अल्फ़ा आना है, इसके अलावा जो है उसको 0 के बराबर कीजिए। और अगर ऑल ज़ीरोज़ निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको भी 0 के बराबर, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ से मान लीजिए बीटा आ जाएगा, यहाँ से गामा। अगर px का जो डिग्री था वो 3 था तब 3 0 जाएंगे। तो यही हमें आसानी होती है डिवीज़न एल्गोरिदम के कारण। ओके गाइस, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज मैं वैसे लिखा बहुत कम हूँ, मैं पहले ही बोल दिया था कि जो लोग पिछला लेक्चर्स देख के आए हैं उन्हें ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये रिवीजन था पूरी तरह से। मैं बस पूरे बेसिक्स को एक बार फिर से रिवाइज़ करवा दिया हूँ। तो अगले लेक्चर में हम कुछ PYQs लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे पिछले 5 साल का, और कुछ अगर ऑब्जेक्टिव्स MCQs मिल जाए वो ले लेंगे। उसके अलावा अगर जो टाइप NCERT में नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सब भी कवर कर लेंगे। और अगला लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद हम चलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।